नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष माहेश्वरी है और मैं नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और आज हम वर्ल्ड हार्ट डे पे कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि कुछ सालों में जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ जो है इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए डॉक्टर अभिषेक परमार, ही इज़ अ सीनियर कार्डियोवैस्कुलर सर्जन इन नारायण हॉस्पिटल। सो वेलकमिंग यू सर। नमस्कार। सो सर, जैसा कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ में कि वर्ल्ड हार्ट डे का इम्पोर्टेंस क्या है सर। वर्ल्ड हार्ट डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है 29 सितंबर को। जैसे कि आपने भूमिका में बताया कि अब धीरे धीरे वर्ल्ड हार्ट की डिसीजेज, कार्डियक डिसीजेज बहुत बढ़ रही हैं। सो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग खासकर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 18.6 मिलियन डेथ्स होती हैं एवरी ईयर बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 29 सितंबर एवरी ईयर। सर, हम इसी बातचीत को और आगे कंटिन्यू लेके जाते हैं। और जैसा कि जनरल पब्लिक में यही पता होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक ही रहती है, जैसे सबको ज्ञात रहता है। लेकिन सर हमें थोड़ा सा और बताइए कि हार्ट रिलेटेड और कंडीशन क्या क्या रहती है, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर। हार्ट डिसीजेस को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल डिसीजेस वो होती हैं जो पेशेंट को बर्थ से रहती हैं और एक्वायर्ड डिसीज होती हैं जो लाइफस्टाइल डिसीजेस कहलाती हैं, जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ एज पेशेंट्स को होने लगती हैं। बेसिकली मेनली उसमें कोरोनरी डिसीजेज जिसमें हार्ट अटैक हो सकता है और कोरोनरी में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं वो, और वाल्व की डिसीजेस इन्वॉल्व रहती हैं। सो सर, जैसे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट डिजीज से रिलेटेड, उसके बारे में जरा हमें बताइए सर। हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसके लिए हमारे हाथ में नहीं है और वो जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेरिडेटरी। अगर हमारे पेरेंट्स को या फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स को है सो वी आर मोर एट रिस्क। दूसरा है पॉल्यूशन। तीसरा है डायबिटीज़। अगर हमारे पेरेंट्स या फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो भी द सेम पर्सन विल बी एट मोर रिस्क। द अदर थिंग्स विच वी कैन चेंज, जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं वो है डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड जॉब प्रोफाइल। ओके सर, तो हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस कार्डियक रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में अगर हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जैसे हेरिडिटरी है, हम अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, पर जब हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स को ये डिसीजेज हैं और हम लोग हाई रिस्क में आते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गेट अवर सेल्फ चेक एंड वी keep ourselves aware that we are prone to it, so we don't indulge into activities which put us on very high risk. हम लोग रेगुलर अगर ब्लड प्रेशर हमें भी डायग्नोस होता है तो हम उसको इग्नोर ना करें और उसको कंट्रोल में रखें। सेम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें और बैड हैबिट्स, स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करें। एज फार एज जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है स्मोकिंग की। Nowadays almost 30 to 40% of the population is consuming tobacco in one form or the other, either smokes करने के लिए, and that includes female also. So that is one of the main reasons कि young patients में हम लोग अब coronary artery disease देखने को मिल रही है। Next is job। पहले हमारा job include lot of physical activity, but nowadays job doesn't have any physical activity. It's all on the chair. Even marketing people also don't spend lot of time traveling by walking or anything. They also do lot of digital marketing also. So again, when it comes to job, the physical activity, amount of physical activity we used to do has changed a lot. So when we say कि physical activity के नाम पर हम लोग सिर्फ जिम जाने की बात करते हैं
और जिम में आज अगर जितने लोग एनरोल हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग रेगुलर जिम जा पाते हैं, बाकी सब ऑनलाइन ही जिम करते हैं। सो एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर हम लोग ज़ीरो हैं। सेकेंड जो दूसरा है हम लोगों का स्मोकिंग हो गई, स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, देयर इज स्ट्रेस एवरीवेयर। स्कूल में बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, आप ऑफिस में जाइए वहाँ पर कंपटीशन का स्ट्रेस है, हम लोगों को प्रमोशन के लिए स्ट्रेस है, सैलरी चेंज करने के लिए स्ट्रेस है, और एवरीबडी वांट्स टू अचीव एट वेरी यंग एज। सो दैट stress has also led to a lot of coronary artery diseases. So sir, इस बात से भी आप सहमत हैं कि कोविड के बाद में बहुत सारे यंगस्टर्स, स्पेशली यंग पीपल्स में जो हार्ट के केसेस हैं या हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हाँ कह सकते हैं। कोविड एक नई बीमारी है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ पता है, पर बहुत कुछ इसके जो लेट इफेक्ट्स हैं हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। जितना पता है उसमें हमें ये जो पाया गया है कि पेशेंट्स को कोएगुलोपैथीज और क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स ऑपरेट हो रखे थे या जो पेशेंट्स को पहले कोई डिसीज़ नहीं थी, उन लोगों में ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा डायग्नोज करके पाई गई है। एंड वी हैव लॉस्ट मैनी पेशेंट्स एट होम बिकॉज दे वर नॉट डायग्नोज्ड एट द टाइम। सो definitely on based of research we cannot say that COVID has caused these diseases, but yes, after the COVID the population or young population has more patients have come from young population after COVID with coronary artery diseases. So I think जिन person को COVID हो रखा है they should get at least heart related checkups or to consult with doctor. Yes, actually पहले से हमारे दिमाग में ये है कि जो हार्ट डिसीजेज हैं दे आर ऑल सेनाइल डिसीजेज। जो रिटायर्ड पेशेंट्स होते हैं, रिटायर्ड पीपल हैं, उनकी डिसीजेज हैं, और वो डायबिटीज़ और हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर के साथ धीरे धीरे एज और द एंड स्टेज ऑफ द लाइफ में जो लास्ट के पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में होती हैं। बट नाउ दैट इज़ नॉट। जो डेफिनेशन ऑफ यूथ हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज को हम 45 to 50 ईयर्स वालों को भी यूथ कहते हैं, but in heart diseases it has reversed. Now even the patients of 30 years 35 years get heart diseases, so everyone should be aware of it, and it's important that they get themselves checked after the age of 35 years. Okay, sir. So sir, my next question is related with heart attack. What is the symptoms of heart attack, and the patient or the relative what should do at the primary level before they reach hospital? So most importantly सबको पता है कि हार्ट अटैक आता है तो छाती में दर्द होता है। लोग ये नहीं समझते कि हार्ट अटैक सिर्फ छाती में दर्द होने से नहीं होता। पेशेंट को दर्द सिर्फ छाती में ना होकर बैक में भी हो सकता है, जॉ में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है। पेशेंट को बहुत पसीना आता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे खुली हवा चाहिए, पर वो एसी में बैठकर, पंखे में बैठकर या बाहर घूमने निकले तभी भी वो चीज़ उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, और एक ऐसा लगता है कि छाती पर कोई दबाव डाल रहा है। उस टाइप की फीलिंग होती है, घुटन की फीलिंग होती है। हम जनरली उस चीज़ को एसिडिटी या हाई स्ट्रेस या हेडेक करके उसको अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं। बट अगर हमारे दिमाग में कभी भी ये दिमाग में आ रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सो उसे इग्नोर किए बिना अर्लीस्ट वी सपोज टू रीच अ हॉस्पिटल, एंड प्रिफरेबली अ हॉस्पिटल विद अ कार्डियक सेटअप और ICU। वहाँ जाकर सबसे पहले आपका ECG लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इको करते हैं, जिससे आइडिया आ जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, और विद इन 1 hour द ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें आइडिया आ जाता है करके। तो ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। तो मोस्ट ऑफ द चेस्ट पेन के सिम्टम्स यूजली पेशेंट जो है वो गैस्ट्राइटिस मान के, गैस की प्रॉब्लम रिलेटेड मान के वो चलते हैं। तो सर ने ये सही बोला कि जो आपके चेस्ट सिम्टम्स हैं इट शुड बी एनालाइज फर्स्ट, जो हॉस्पिटल है नियर बाय हॉस्पिटल में अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए। सो सर व्हाट डू यू थिंक कि किस एज पे हमें कार्डियक रिलेटेड जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए, या मेजरमेंट जो है कार्डियक रिलेटेड जो हमें वो स्टेप लेने चाहिए सर? सारे कॉर्पोरेट्स एट द एज ऑफ 45 दे स्टार्ट screening all their employees for cardiac problems, but
the patients or the people who are at high risk because of their hereditary problems, personally उनको after the age of 35 they should be screened for diabetes, hypertension and TMT every 2 to 3 years and 2D echo or echocardiography every year they should get it done basically. So sir, जो कार्डिक प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बहुत लिंक्ड रहती है, तो जो यूथ की पब्लिक है या जो ओल्ड एज में जो पब्लिक है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे लिंक्ड रहती है हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है दो टाइप के जनरल पब्लिकों के लिए है कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता और वो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, और बेसिकली उसकी जमा होने की जगह पेट में और जो हमारे नस हैं उसकी आर्टरीज के वॉल्स में होती हैं। जो बड़ी नसें हैं जैसे अओर्टा हो गई और पैर की नसें हो गई, उनकी साइज़ बड़ी है तो उसमें जब जमा होता है तो उसमें ब्लॉकेज कम रहता है। पर जो छोटी नसें होती हैं जैसे हार्ट की नसें होगी, ब्रेन की नसें होगी, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो वो जमा होने के बाद उसका जो ब्लॉकेज है वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उसमें सिम्टम्स पहले पता चलते हैं। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां अभी हमारी एक्वायर्ड लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हमारे डाइट फैक्टर्स की वजह से हैं। आपने देखा होगा 20-25 साल पहले हम लोग महीने में 1 बार या 2 बार बाहर खाने जाते थे, पर आज एटलीस्ट 1 in 3 meals or 1 in 5 meals is coming from outside, which is using maximum number of trans fats, which is using maximum number of saturated oils, and the amount of oil consumption is very much, amount of cheese and fat consumption is very much, and that is the reason that we are not able to metabolize that food, और उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल related problems बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सर ओबेसिटी भी इसी में एक रिस्क फैक्टर मान सकते हैं? Very much, exactly. Obesity is a risk factor. I think we forgot to mention it earlier actually. Yes sir. So जो सर ने बोला बिल्कुल, ओबेसिटी एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, सो डेफिनेटली दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज। और सर इसी के रिगार्डिंग हम और आगे चल के बात करें तो हम सर इस लाइफस्टाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस लाइफ में हम कैसे डाइटरी चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि हम लोग कार्डियक डिजीज से जितना हो सकते हैं बच सकें? उसके लिए सिंपल फंडा है, सात्विक जीवन जीना है हम लोगों को, जो हमारे सनातन धर्म में पहले से कहते आ रहे हैं। फूड जो हम खा रहे हैं वो फ्रेश होना जरूरी है, प्रिजर्व्ड फूड नहीं खाना है हम लोगों को। होम कुक्ड फूड इज़ बेस्ट एंड यूज़ ऑफ सॉसेजेस एंड प्रिजर्वेटिव्स इज़ नॉट एडवाइजेबल। जितना हो सके फाइबर्स फूड लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें सैलड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जिम जाएं, एटलीस्ट 4 to 5 kilometers of daily walking, और दैट इज़ 45 minutes to 1 hour of daily walking will do good। जो लोग वॉकिंग के लिए बाहर नहीं जा पाते उनके लिए एटलीस्ट 12,000 steps a day, that count should be good enough for them। Avoiding any type of habits, especially smoking and tobacco in any form, is must। Stress, definitely everybody has stress, but not taking it personally and able to manage it, that is more important। And if the person is suffering from diabetes or hypertension, taking regular medication for that and keeping it under control is equally important। So sir, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो स्पेशली हमारे यूथ के लिए, तो उनके हार्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए और कार्डियक रिस्क फैक्टर से बचने के लिए आपका मैसेज सर अपनी यूथ के लिए? See, everybody needs a heart. Without heart there is no life. So the more you help your heart to beat longer, it will help you. So please take good care of your heart, walk regularly, eat good food, healthy food, and please quit smoking. Thank you. Thank you so much sir. Thank you very much. Thank you.